हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, अगर मैं अलग अलग भी बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 7+ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स के फॉर्म में, मतलब 2019 के जितने बच्चे हैं उनके लिए जिस तरीके का एफर्ट दिखाने की कोशिश की गई उस हिसाब से हम लोगों ने 7+ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है इन डबल और अप्रॉक्सीमेटली इन ईसी ऑल्सो। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका मेजरमेंट आपका लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आई थिंक 4-5 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के 1-2 सब्जेक्ट और भी आपके आएंगे। ठीक है, जो कंप्लीट कराए जाएंगे। तो एक तरीके से आप देखो डबल ईसी और आईएन की अगर आप बात करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 7+ सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में बात करो थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, जैसे आपने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया, आपने बेटा कंट्रोल सिस्टम हो गया, आपका सिग्नल सिस्टम हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका सिग्नल एंड सिस्टम आपका हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पावर सिस्टम का 90% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप मशीन की अगर आप बात करते हो तो डीसी मशीन आपका आज ओवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंक्रोनस मशीन बचा है और आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन बचा है जो आपका अपकमिंग में आपका आएगा। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम वे में आप देखोगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो चुकी है। जैसे ईडीसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एंड अप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तो अब आपके इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करते हैं तो इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो नाम है दैट इज योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं सब्जेक्ट बात करता हूं तो ये आपका स्टार्ट होने वाला है कल से। इसके वीडियोस आपके लाइव होने लगेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को तो ये आपका सिंक्रोनस मशीन के साथ साथ आपका चलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्रॉक्सीमेटली आपका खत्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वी आर ट्राइंग ऑल लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब देखिए अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूंगा तो मेरे पास क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये 4 टॉपिक आपके मेन है। ठीक है, दैट इज योर एससीआर। ठीक है, एससीआर, नेक्स्ट क्या फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर एंड चॉपर। ठीक है, अब इसमें से अगर आप देखोगे तो ये जो एससीआर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें आपके क्या क्या चीजें आपके पूछी जाती हैं एग्जाम में, किस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एससीआर में आपसे पूछा जाता है सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एससीआर वाले सेक्शन पूछा जाता है, इसमें इसको आप देखोगे तो उसमें इसकी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लैचिंग और होल्डिंग करंट के ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम किए जाते हैं, उसके बाद इसके स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपके न्यूमेरिकल फ्रेम किए जाते हैं। सीरीज ऑपरेशन पैरेलल ऑपरेशन में गेट पे प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती हैं, ईएससी में पूछी जाती हैं बट गेट में जल्दी नहीं पूछा जाता है, तो उसको करने का आपको नीड भी नहीं है। अगर आप इसको आप छोड़ सकते हो तो आप छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। आपका इसमें जो प्रोटेक्शन वाले पार्ट पे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोटेक्शन में केवल थर्मल प्रोटेक्शन एक ऐसा है जिसमें कि आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होते हैं। डी/dt पे भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है आपका इसकी लैचिंग एंड होल्डिंग करंट पे आपके क्वेश्चन बहुत दिनों से आए नहीं है। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके एससीआर वाले सेक्शन में, या इस चैप्टर का नाम दो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, आपका एससीआर के अलावा एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे लगातार क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और आज तक गेट में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 प्रॉब्लम्स 10 प्रॉब्लम आज तक पूछी जा चुकी हैं स्विचेस के ऊपर, कि स्विचेस कब ऑपरेट करें, कितने क्वाड्रेंट का ऑपरेशन होता है, उस टाइप का कहां कौन सा स्विच आपका यूज होने वाला है, यह आपको हमेशा पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था मॉस्फेट पे, उससे पहले भी आया, उससे पहले आपका है। इसका मतलब वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स्ड लगभग आ रहा है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। अब अगर फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करोगे तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को फेज कंट्रोल मत बोलो, इट्स अ जस्ट अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में आपके 2 सेक्शन है, एक है आपका कंट्रोल सेक्शन, एक है आपका अनकंट्रोल सेक्शन। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले कंट्रोल्ड भी पढ़ना है, कंट्रोल्ड में भी आपके क्या क्या पढ़ना है, सिंगल फेज भी पढ़ना है, नेक्स्ट 3 फेज भी आपको पढ़ना है, सेमी कन्वर्टर भी आपको पढ़ना है। इतनी चीजें तो आपको इसके अंदर पढ़ना है और हर एक में सिंगल फेज बात करो तो आर लोड पढ़ना है, आरएल पढ़ना आपको, आरएलई पढ़ना आपको, आरई लोड आपको पढ़ना है। तो ऐसे आपके लगभग 4 से 5 लोड आपको हर एक उसमें पढ़ना है। सिंगल फेज में सेम थिंग फॉर व्हाट, 3 फेज में सेम थिंग फॉर व्हाट, सेमी कन्वर्टर में। तो आप देखोगे कि और एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, दैट इज योर सोर्स इंडक्टेंस इफेक्ट। सोर्स इंडक्टेंस इफेक्ट इस पे भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, सोर्स इंडक्टेंस इफेक्ट में, सिंगल फेज में भी और किसमें, 3 फेज में भी। तो आप देखो जरा, अगर इस वाले सेक्शन की आप बात करते हो बेटा, तो दिस इज द
बिगेस्ट चैप्टर, दिस इज द, इसका सिलेबस जो है सबसे बड़ा सिलेबस है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे इसी चैप्टर में आपको दिखाई देंगे। इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, इतने ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूले इसके अंदर अवेलेबल हैं, आप याद करते करते थक जाओगे तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि इस वाले चैप्टर में फॉर्मूलों को मिनिमाइज करना ही सबसे बड़ा एम है। तो जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, स्पेशली इस चैप्टर की जब भी बात आती है, तो मेरा जो हमेशा से एम रहा है, ठीक है, कि आपको याद ना रखना पड़े, ठीक है, आपको कैसे ये ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूले कैसे डेवलप हो जाते हैं, आप विद इन सेकंड्स में कैसे फॉर्मूले आप गेन कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैं कहीं पे भी इसमें, मैं पूरे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आपको ये चीज दिखना चाहिए, ये चीज आपको भी करना पड़ेगा कि आप किस वे में फॉर्मूलों को मिनिमाइज कर सकते हो। और एट द टाइम आपको कभी भी कोई भी लोड आपका है, किसी भी टाइप का रेक्टिफायर आए, तो आपको एटलीस्ट कैसे आप समझ पाओगे कि इसमें इस तरीके का आपका फॉर्मूला आपका डेवलप होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस रेक्टिफायर में अगर आप बात करते हो, जब भी रेक्टिफायर बात करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेव फॉर्म। वेव फॉर्म आपकी डिफरेंट कैटेगरी बनेगी, हर लोड के लिए अलग अलग टाइप की वेव फॉर्म। फिर इसमें भी दो केस भी बनते हैं, सिंगल फेज की बात करो, इसकी बात करो, इसमें दो केस भी आपके बनेंगे। एक बनेगा आपका डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन, एक क्या बनता है आपका कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन। वो अलग बात है कि गेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं दैट इज फ्रॉम द कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। बट डिसकंटिन्यूअस पे भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं आया हुआ है, और उस पे आने के पूरे चांसेस हैं कि डिसकंटिन्यूअस मोड पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर डिसकंटिन्यूअस मोड पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसको करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे आप इजीली गेन कर सकते हो। तो इस चैप्टर में फिर और भी क्या, इसको अगर मैं और लोग बात करता हूं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अनकंट्रोल अलग से पढ़ाया जाता है, फेस कंट्रोल को अलग से पढ़ाया जाता है। अनकंट्रोल अलग से पढ़ो, फेस कंट्रोल का अलग से पढ़ो, उन दोनों में रिलेशन। कई लोग को बस इतना ही पता है कि फेस कंट्रोल से अगर अनकंट्रोल जाना है तो सिंपली अल्फा को 0 कर देना है, अल्फा इज द फायरिंग एंगल। बट ऐसा नहीं बेटा, आप अल्फा 0 हर जगह नहीं कर सकते हो। अल्फा 0 अगर आप कर दोगे हर जगह तो इसका मतलब नहीं कि वो अनकंट्रोल रेक्टिफायर बन जाएगा आपका, ठीक है। सब चीजों का लॉजिक होता है, सबके पहलू है कि किस जगह पे क्या चीज अप्लाई करना है, कब कब इन चीजों का आपको फॉलो अप करना है, तो यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज, इस वाले रेक्टिफायर में आपके बहुत सारे फॉर्मूले परफॉर्मेंस पैरामीटर पर आपके आते हैं, जिसमें आपके समथिंग मैं बात करूंगा फॉर्म फैक्टर के ऊपर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर आता है, रिपल फैक्टर आता है, इफिशियंसी की बात होती है, पावर की बात होती है, एवरेज पावर कभी पूछा जाता है आपसे। कई बच्चों को डाउट होता है कि एवरेज पावर का मतलब V0 इंटू I0 हमेशा होता है, गलत, ठीक है। हर चीज को समझना पड़ेगा आपको कि कब आप कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर समय आपका V0 इंटू I0 ही होगा, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्म फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहां अप्लाई करना है। अब जैसे ये फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये सब आता है, आप फेस कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ो, हर जगह आप वही सेम फॉर्मूला आप लगाते चले गए हो कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू दिस, आरएमएस बाय या एवरेज होता है कि एवरेज बाय आरएमएस होता है। बेटा हर जगह वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूले जो बनाए गए हैं एवरेज बाय आरएमएस या आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज, जो फॉर्मूले आपके बनते हैं बेटा वो प्री डिफाइंड सेक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे लगा दो। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूं, मान लो ये एक साइन वेव है, मान लो ये एक साइन वेव है, करेक्ट, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को इसकी एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा आपके एक पीरियड में, 0, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू 0 मिल गई, तो इसका मतलब फॉर्म फैक्टर में क्या लिख दूं, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस डिवाइड बाय कितना, एवरेज। तो एवरेज मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब फॉर्म फैक्टर क्या हो गया, इनफाइनाइट। गलत, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। इनफाइनाइट जैसे फॉर्म फैक्टर कभी नहीं होता। करेक्ट हुई तेरी बात। चीजें डिफाइन की गई किसी के रेस्पेक्ट में। आपके पास अगर मान लिया कोई साइन वेव दे दिया ऐसे, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले बताइए इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो गई एक पीरियड में, तो फॉर्म फैक्टर क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर चीज के लॉजिक होते बिहाइंड, आप इसका फॉर्म फैक्टर इनफाइनाइट बेटा नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लॉजिक को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप पढ़ोगे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप फॉर्मूलों के पीछे आप भागते हो, आपको भागना नहीं है, ठीक है। आपको मैं सिखाऊंगा वेव फॉर्म आप कैसे विद इन सेकंड्स आप डेवलप करोगे, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी मेहनत की गई है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली मुझे अगर मैं आपसे कहूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे सबसे ईजीएस्ट आप बना सकते हो,
ये मेरी गारंटी है कि आप सबसे इजी सब्जेक्ट उसको बना सकते हो और बिल्कुल आप बनाओगे। ठीक है, आपको मैं यही सिखाने वाला हूं कि फॉर्मूलों को कैसे आप मिनिमाइज करो, फॉर्मूलों को कैसे आप ग्रैप्स कर सको। वेवफॉर्म में टाइम नहीं लगना चाहिए, आप फटाफट वेवफॉर्म आप बना सको। बेसिक्स आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए, कब डायोड वर्क करेगा, कब नहीं करेगा, कब रिवर्स बायस वोल्टेज अगर आप लगा दो तो जरूरी थोड़ी डायोड आपका ऑफ ही कर जाएगा, या रिवर्स बायस वोल्टेज आप लगा दिए तो सीआर आपका ऑफ कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हर चीज के पीछे लॉजिक बिहाइंड होता है, तब भी आप ऐसा करोगे। ऐसा नहीं कि रिवर्स वोल्टेज लगा और तुरंत आपने डायोड को ऑफ कर दिया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हर चीज के लॉजिक हैं। नेक्स्ट हम तो इस चैप्टर में बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बट इसको देखो मैं कितना शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बट आपसे मिस नहीं होगा प्रॉब्लम। करेक्ट हुई इतनी बात? आप देखना इसको, ये और ये दोनों मैं ट्राई करूंगा 5 to 6 डेज में खत्म कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, दोनों चीजें खत्म हो जाएगी, आपका एससीआर वाला पोर्शन भी और आपका कंट्रोल रेक्टिफायर का, और अनकंट्रोल भी साथ साथ में, उसके लिए अलग पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है इन्वर्टर एंड चॉपर। इन्वर्टर चॉपर आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है, इन्वर्टर चॉपर बेटा आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप किसकी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी स्विचेस की। अगर आपके बेटा स्विचेस की अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है ना, तो आपको इन्वर्टर चॉपर में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर चॉपर का सारा ऑपरेशन का अगर आप बात करते हो, स्विच के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, स्विचेस को कहां प्लेस करना, किस टाइप के स्विचेस आप यूज करोगे, बाई डायरेक्शनल करंट होगा कि बाई डायरेक्शनल वोल्टेज होगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप इसकी डिजाइनिंग प्रोसेस आप जान जाओगे कि इन्वर्टर इस तरीके से डिजाइन होता है, चॉपर इस तरीके से डिजाइन होता है, तो उससे आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। सबसे आसान अगर चैप्टर की बात की जाए, दिस इज योर चॉपर, दिस इज द मोस्ट आसान सब्जेक्ट। समझ में आई इतनी बात? सबसे आसान चैप्टर में किसकी गिनती होती है? आपकी चॉपर। दूसरा, इन्वर्टर जब बात करते हो, इन्वर्टर इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान। अगर आपको स्विचिंग डायग्राम्स आपको क्लियरली पता है तो इन्वर्टर सबसे ज्यादा आसान है। बट इन्वर्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे कि आप पास इन्वर्टर में आप क्या करते हो, हमेशा डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हो, डीसी के एसी में आप कन्वर्ट कर देते हो। उसके बाद जो उसका करंट की वेव फॉर्म आती है और वोल्टेज की वेव फॉर्म आती है, उसमें किस तरीके से आप एसी करंट आप कैसे डेवलप करते हो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बिल्कुल वरी भी नहीं करते हो कि ऐसा क्यों होता है, कैसे। जब भी आप इन्वर्टर कभी पढ़े होगे तो आप बताओ मेरे को, आपके पास क्या मिलता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में? दिस इज योर वोल्टेज, यह आउटपुट मिलता था। हाफ ब्रिज होता था, ये VS/2 होता था। अगर फुल ब्रिज होता था तो क्या होता था? VS होता था। और इसकी जब करंट वेव आप बनाते थे तो करंट वेव आपको एसी लेते थे, और एसी में क्या करते थे आप? लाइक दिस वन करंट आप बनाते थे, ऐसा कुछ बनाते थे। और जब भी आप इंडक्टर लोड बनाते थे तो ऐसे कुछ करंट आप बनाते थे। बट अगर मैं इंडक्टिव लोड यहां देखूं तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा? यही तो है ना इंडक्टर, इसके क्रॉस वोल्टेज एक बार VS होगा, एक बार -VS होगा। जब VS होगा तो क्या मिलेगा आपको? L di/dt। करेक्ट हुई तीन बार? L di/dt करोगे, di इज इक्वल कितना आ जाएगा? बोलो बेटा VS/L टाइम्स ऑफ कितना? dt। आप इसको इंटीग्रेट करो तो IT इज इक्वल क्या मिलेगा आपको? VS/L टाइम्स ऑफ क्या? t। रैंप फंक्शन मिलेगा। तो रैंप फंक्शन मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो? इस वेव को इंटीग्रेट बस कर रहे हो। इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वेव करंट की कैसी आएगी? लाइक दिस वन। फिर इसको मैंने कैसे दिखा दिया? नेगेटिव। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, किस तरीके से आपको डील करना है, ये करंट की वेवफॉर्म किस तरीके से बनती है, करंट वेवफॉर्म ऐसी क्यों बनती है। अगर ये सब लॉजिक बेटा आपको क्लियर रहेगा ना, तो आप कभी गलती नहीं करोगे, चाहे इन्वर्टर टॉपिक होगा, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे आपका करंट सोर्स इन्वर्टर हो। करेक्ट हुई इतनी बात? तो आपको इन्वर्टर सेक्शन बहुत आसान है जब भी बात की जाती है, अगर आपको लॉजिक पता है, स्विचिंग डायग्राम आपको क्लियर है कि स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, तो इन्वर्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर मैं बात करूं सबसे लेंदी सिलेबस की, तो मैंने बता दिया आपको, कंट्रोल रेक्टिफायर का सबसे बड़ा सिलेबस है पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। SCR हो गया, इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी आपको ओवर हो जाते हैं। बट आपका क्या, अगर फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर है, SCR प्लस स्विचेस आपके क्लियर है, तो आपको इन्वर्टर चॉपर में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट अगर आपका ये वाला चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, तो आप फॉर्मूले से आप भर जाएगा पूरा, इतने फॉर्मूले हो जाएगा कि आपको याद करने के लिए बहुत मुश्किल है। अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस फॉर्मूले इसमें मिल जाएंगे आपको, केवल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में। तो आपको याद नहीं करना, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड, फिर उसका डिसकंटिन्यूअस मोड, फिर उसका कंटिन्यूअस मोड है, फिर 3 फेज है, फिर सेमी कन्वर्टर है। तो यहां पे यही तो आपके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए कि आप उन फॉर्मूलों को कैसे आप मिनिमाइज कर सको, किस तरीके से आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर सको। करेक्ट, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि इन सारी चीजों कितना इजीली आप कर सकते हो। और मेरा पूरा एम्फेसाइज होगा
इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताने का। आपको ट्रिक्स में बताऊंगा किस तरीके से आप जल्दी जल्दी चीजों का आप क्या हैंडल कर सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने। इतनी डेप्थ में आपको जाने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप फटाफट न्यूमेरिकल को आप हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। और लास्टली मैं अगर वेटेज की बात करूंगा गेट एग्जाम में, तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में स्पेशली बोलना चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट का अगर 2-3 साल का आप सिनेरियो देखोगे ना, तो इसका वेटेज मशीन से भी आपका ज्यादा है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज पिछले 2-3 सालों में बेटा 10 to 15 तक वेरी कर रहा है, 10 to 15 मार्क्स। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस सब्जेक्ट को जितने लोग, अगर कोई भी ये सोचा होगा इसको मैं छोड़ देता हूं, तो नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को पकड़ कर रखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस समझने की देरी, इसकी वेव फॉर्म से, इसके फॉर्मूले से घबराओ बिल्कुल मत। ये सब्जेक्ट आपका सबसे आसान होना चाहिए। करेक्ट हुई इतनी बात। जितने लोग एनालॉग पढ़ते हैं, मुझे कभी नहीं समझ में आता, अगर उनकी एनालॉग इतनी अच्छी है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं इतनी अच्छी हो सकती। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, एनालॉग आपका सब्जेक्ट है। एनालॉग अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजीली कर सकते हो, उसमें है ही क्या। ठीक है, बट फिर भी फॉर्मूले वेव फॉर्म में लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, तो आपको वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वेटेज वाइज अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो दिस सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, इलेक्ट्रिकल मशीन। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर गेट की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल मशीन से बेटा ज्यादा वेटेज इसका है, ये बात दिमाग में रख लो। पिछले जो 3-4 साल के सिनेरियो में बता रहा हूं, ज्यादा वेटेज है किसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। कोर सब्जेक्ट्स में अगर आप लोग तीनों में सबसे ज्यादा वेटेज आजकल जो आ रहा है वो किसका है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। करेक्ट हुई इतनी बात। ठीक है, अब इसमें सस्पिशियस नहीं बनना है कि इन्वर्टर ज्यादा आएगा, चॉपर ज्यादा आएगा, या अब जैसे फर्स्ट चैप्टर आजकल स्विचेस के ला रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक दूसरा आ रहा है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, बट और चीजें नहीं पूछी जा रही, आपको प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आ सकते हैं, प्रोबेबल है। ठीक है, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर से अगर आप देखोगे 2-3 साल में तो ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 क्वेश्चन आज तक पूछे गए होंगे। ठीक है, इन्वर्टर चॉपर बात करोगे 3 साल से इन पे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस साल हो सकता है 2019 में कि फेस कंट्रोल का वेटेज ज्यादा हाई कर दें, क्योंकि वैसे वो सबसे बड़ा चैप्टर है, उससे आना भी चाहिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बट उससे 2-3 सालों में कम क्वेश्चन आ रहे थे। तो हो सकता है नेक्स्ट इस साल आपका क्या हो, ज्यादा क्वेश्चन आपके फेस कंट्रोल से आपके फ्रेम हो सके। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आप ढेर सारे आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इतना सब कुछ करने की नीड नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। करेक्ट। ठीक है, तो चलिए कल से मिलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसमें देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का आप न्यूमेरिकली ही दिखा दूंगा कि आपको कितना इजीली सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको इसको सबसे आसान सब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा। करेक्ट। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे, और आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप विदिन कितने कम से कम टाइम में आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत इजीली हैंडल कर ले जाओगे। ये आपको मैं सिखाऊंगा, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक से ऐसी ट्रिक्स आपको पता चलेंगी कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरीके की ट्रिक से इतना इजीली आंसर आप गेन कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है, तो चलिए कल से मिलते हैं विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।